नमस्ते सभी को। जीटीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो क्लास 8th में एसएसटी का जो चौथा चैप्टर आपके चल रहा था कृषि वाला, वो हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में हमने आप तक क्या क्या पढ़ लिया वो एक बार देख लेते हैं। इस पार्ट में हमने कृषि का सामान्य परिचय था वो पढ़ लिया। कृषि के कौन कौन से प्रकार है, सेरिकल्चर, विटिकल्चर, एग्रीकल्चर, वो थोड़े बहुत कल्चर देखे हमने। उसके बाद कृषि को कितने भागों में बांटा गया, उसमें से जो दो भाग थे, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि और निर्वाह कृषि में से हमने दोनों के दोनों पढ़ ली थी। बस लास्ट वाणिज्य जो कृषि थी उसके अंदर एक रोपण कृषि वाला पार्ट बच गया था, तो वो हम आज करेंगे। और कुछ मुख्य फसलें हैं जो सिलेबस में बस दो ही हैं, गेहूं और चावल, वो पढ़ेंगे और आज इस पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट कर लेते हैं। देखें तो देखें चैप्टर कौन सा चल रहा था हमारा। चैप्टर चल रहा था 4, चैप्टर 4 चल रहा था। पार्ट का नाम है कृषि। ठीक है, पार्ट का नाम क्या है? कृषि। ये हम पढ़ रहे थे। और आज की इस क्लास में वाणिज्य कृषि का जो तीसरा प्रकार था रोपण कृषि, वो हम पढ़ेंगे। तो वाणिज्य कृषि का तीसरा प्रकार है रोपण कृषि, तो आज हम पढ़ते हैं। देखें तो तीसरा प्रकार है रोपण कृषि का। रोपण कृषि। रोपण कृषि में देखें तो इसमें क्या है, यह भी एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है, यह भी लिख सकते हैं। यह एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। पहली बात, यह भी एक प्रकार की क्या है, वाणिज्य कृषि है। और वाणिज्य कृषि का मतलब क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पैसे कमाने के, धन, पूंजी कमाने के उद्देश्य से की गई खेती क्या कहलाती है? वाणिज्य कृषि कहलाती है। यानी बहुत ज्यादा खेती करेंगे और जिससे वो अनाज और जो भी आपको खेत संबंधित जो वस्तु मिलेगी उनको बाजार में जाकर हम क्या कर देंगे, बेच देंगे और वहां से क्या प्राप्त कर लेंगे, मूल्य प्राप्त कर लेंगे, पूंजी प्राप्त कर लेंगे या पैसे प्राप्त कर लेंगे। तो ये क्या कहलाती है? वाणिज्य कृषि। अब रोपण भी क्या है, एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? इस कृषि में विशेष प्रकार की खेती फसलें आती है। इसके अंदर इसमें विशेष प्रकार की फसलें आएंगी इस कृषि में। जैसे हो गया चाय की खेती हो सकती है। इसके अंदर चाय की फसलें उगाई जा सकती है। काजू हो गया, रबर हो गया, कॉफी हो गई। ठीक है, कॉफी जो है, कॉफी की फसल को बोलते हैं कहवा। ठीक है, ब्राजील के अंदर या हमारे यहाँ कर्नाटक में भी होती है तो उसे बोलते हैं कहवा। कॉफी की फसल को बोलते हैं कहवा। चाय हो गया, काजू, रबर हो गई, कॉफी हो गया, केला हो गया, केले की फसल हो गई, कपास हो गया, आदि की खेती की जाती है। आदि की खेती की जाती है। तो किसमें? रोपण कृषि के अंदर। रोपण जो कृषि है उसमें चाय, काजू, रबर की जो खेती होती है, कॉफी हो गई, केला हो गया, कपास हो गया, ये कुछ विशेष प्रकार की खेती की जाती है, कुछ विशेष प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती है। इस प्रकार की खेती में एक बात और याद रखें, इस प्रकार की खेती में क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पर श्रम मतलब मेहनत लगती है। इसके अंदर ज्यादा काम होता है। इसके अंदर वह पूंजी यानी पैसे, बहुत अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो ये जो चीजें हैं वो महंगी होती है। देखो चाय महंगी इसलिए होती है, काजू ये महंगे इसलिए होते हैं, कॉफी और
क्योंकि इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो ये बहुत महंगी फसलें होती है रोपण कृषि के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर एक बात आप और विशेष तौर पर ध्यान रखें, इस प्रकार की खेती कहाँ पर की जाती है, कारखानों के पास की जाती है, ठीक है। इस प्रकार की खेती उद्योगों के निकट की जाती है, उद्योगों के निकट की जाती है। तो जो उद्योग होंगे उनके निकट ही खेती की जाती है, ताकि क्या है, वहां से माल सीधा उद्योगों में भेज दें। जैसे कॉफी है, कॉफी को फिर अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है, चाय को भी अच्छी तरह से सुखा कर तैयार करना पड़ता है, तो वो कारखानों के पास में होता है, ताकि उनको सुविधा हो। जैसे फसलें काट कर सीधा सीधा कारखानों में भेज देते हैं, तो वो चाय और तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। अब जो रोपण कृषि है, इसके कौन कौन से क्षेत्र हम वो देख लें। रोपण कृषि कहाँ होती है, तो रोपण कृषि मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। जैसे जैसे मलेशिया में रबड़ होता है, जैसे मलेशिया में रबर, ब्राजील के अंदर चाय, और ब्राजील के अंदर होता है कहवा यानी कॉफी, और ब्राजील के अंदर क्या होता है, कहवा यानी कॉफी। भारत और श्रीलंका में होती है चाय। तो विश्व में कॉफी के लिए सबसे प्रसिद्ध है ब्राजील। ब्राजील में विश्व की सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। विश्व की सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ किया जाता है, ये किया जाता है ब्राजील के अंदर। तो अगर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, देखो श्रीलंका में चाय, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो उतारे जल्दी से। तो ये आपके हो गए हैं, जो कृषि संबंधी थे वो सारे इसमें हो गए हैं। अब जो मुख्य फसलें हैं वो देखनी बाकी है। रोपण कृषि एक महंगी कृषि होती है, महंगी काम, मेहनत ज़्यादा लगती है, और ऐसी फसलें जो महंगी होती है वो इस खेती कृषि के अंदर उगाई जाती है, ठीक है। तो उतार लिया होगा। अब मुख्य फसलें देख लेते हैं। मुख्य फसलें हमारे सिलेबस में दो ही हैं, तो वो हम दो ही पढ़ेंगे। मुख्य फसलें सिलेबस में दो ही है। ये जितना भी आपको करवा रहा हूँ मैटर, वो सब आपको लिखना भी है। ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर करो, पूरा लिखना है आपको, जितना मैं यहाँ करूँ। तो मुख्य फसलें, और मुख्य फसलों में भी हमारे दो है। कौन कौन सी, गेहूं और चावल। तो सबसे पहले चावल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले चावल पढ़ते हैं। चावल की जो फसल है वो उसके बारे में बताएं। यह मुख्य खाद्यान्न फसल है, ठीक है। तो
चावल का सबसे पहले है, यह विश्व की मुख्य खाद्यान्न फसल है। मुख्य खाद्यान्न फसल का मतलब विश्व में सभी देशों में चावल तो होता ही होता है, ठीक है। चावल या तो चावल होगा या चावल का उपयोग होगा, या तो वहाँ चावल की खेती होती है या वहाँ चावल का उपयोग होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति, हर ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ चावल का उपयोग नहीं किया जाता। चावल तो हर जगह खाए जाते हैं। तो ये मुख्य खाद्यान्न फसल है क्या, चावल। अब यह उष्णकटिबंधीय, यह उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। अब ये बार बार नाम आ रहा है उष्णकटिबंधीय, ये क्या है देखो, इसका मतलब समझो। ये मान लो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के बीच में से एक बड़ा बना देता हूं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच में से एक रेखा गुजरती है, आप सबको पता है, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री यहाँ उत्तर की तरफ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे की तरफ मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनके बीच में यह सूरज यहाँ घूमता है। साल भर सूरज कहीं यहाँ कहीं यहाँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो सूरज की किरणें हैं वो यहाँ पर ज्यादा रहती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये वाला यहाँ, ये वाला क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय। कौन सा? और बाकी वाला क्या कहलाता है? उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय ये मकर रेखा, मकर वाला, क्योंकि यहाँ सूरज यहीं रहता है पूरे साल भर, यहीं घूमता रहता है, यहाँ नहीं जाता। तो यहाँ सीधी प्रकाश गिरता नहीं है। तो इस समझ में क्यों कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय का मतलब समझ में आया। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय यानी सभी प्रकार के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसकी जो फसल है उसमें क्या क्या चाहिए? चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता में वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, चावल के लिए उच्च ताप यानी ज्यादा तापमान होना चाहिए, सर्दी में नहीं होगी, कौमा उच्च तापमान, कौमा उच्च आर्द्रता यानी वायु में नमी ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हवाएं लू चल रही है वहां नहीं होगी। ठीक है, वह वर्षा की आवश्यकता होती है। वह वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चावल के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता व वर्षा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये कुछ चीजें चाहिए। चीन जो है वो चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। यानी सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? चीन में होता है। उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। अग्रणी स्थान पर कौन है? चीन। चीन है वो चावल के उत्पादन में अग्रणी स्थान में। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। ठीक है, और इसके बाद में क्या? इसके बाद होगा भारत में होती है सबसे ज्यादा चावल। चीन के बाद भारत में, भारत के बाद जापान, श्रीलंका, फिर जापान में भी होती है सबसे ज्यादा, फिर श्रीलंका, फिर मिस्र के अंदर आदि। तो मिस्र आदि
में भी चावल का क्या होता है? इसके बाद मिस्र है, आदि है, ठीक है। तो ये अपना स्थान रखते हैं। तो सबसे ज्यादा चीन, फिर भारत, फिर जापान, फिर श्रीलंका, फिर मिस्र, ये भी क्या है चावल के उत्पादन में, ये पहले में, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवें स्थान पर है, ठीक है। तो ये कुछ है। और भारत में बात करें तो भारत में जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र और बांग्लादेश में, भारत में पश्चिम बंगाल, व बांग्लादेश में चावल की फसल वर्ष में 2 से लेकर 3 बार उगाई जाती है। तो भारत में पश्चिम बंगाल हो गया, और बांग्लादेश में यहाँ क्या है कि अच्छी है, यहाँ की फसलें वहाँ पर अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है, जलोढ़ मिट्टी है, पानी की भी भरपूर मात्रा है। तो उस वाले क्षेत्र में क्या होता है कि एक साल में 2 से 3 बार वो फसलें उगा लेते हैं, 2 से 3 बार फसलों का उत्पादन कर लेते हैं एक साल में, ठीक है। तो ये हो गया चावल। गेहूं का देखें, चावल हो गया, दूसरे नंबर पर देखते हैं गेहूं, लास्ट है ये, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आगे की फसलें हमें पढ़नी नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। तो गेहूं के बाद में, चावल के बाद में अब बारी है गेहूं की। अगला है गेहूं। गेहूं में देखें, गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं की वृद्धि के समय उच्च वर्षा यानी ज्यादा पानी चाहिए, वह क्या होगा, मध्य तापमान होना चाहिए, ठीक है। सामान्य तापमान आवश्यक है तथा कटाई के समय कुछ धूप होनी चाहिए। कैसे देखो, जैसे भारत की बात करें तो भारत, आपको देखा वो गेहूं कब उगाई जाती है। गेहूं भारत में गेहूं उगाई जाती है मानसून के समय, अगस्त, जुलाई अगस्त इसके आसपास, अक्टूबर, यहाँ फसलें उगाई जाती है। जब मानसून आता है, मानसून आने के बाद हम गेहूं लगाते हैं, गेहूं काटते हैं, सॉरी, वो मानसून के समय तो गेहूं काटते हैं, क्योंकि उस टाइम क्या है कि मानसून आने वाला होता है तो अच्छी धूप होती है। जब मानसून आने वाला होता है तो अच्छी धूप होगी, तो क्या होगा, फसलें काट लेते हैं। और देखा होगा कि गेहूं उगाई जाती है दीपावली के बाद में, गेहूं लगाई जाती है। दीपावली के बाद में गेहूं इसलिए लगाया जाता है क्योंकि दीपावली के बाद में पता है कि अभी सर्दियों वाला जो मावठ की वर्षा है वो आ जाती है, और सर्दी में क्या, पानी की आवश्यकता भी कम रहती है, तो सामान्य तापमान रहता है और वर्षा भी हो जाती है, ठीक है। तो और उसके बाद में जब सर्दियां चली जाती है, वापस जब धूप आती है, अच्छी धूप निकलती है, तो वो फसलें क्या, सूख जाती है, गेहूं सूख जाते हैं। तो सूखने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, काट लेते हैं। तो मानसून के पहले काट लेते हैं, क्योंकि बाद में तो क्या होगा, बाद में अच्छी धूप नहीं रहती है, इसलिए, ठीक है। इसका विकास सुअपवादित दोमट मिट्टी में सर्वाधिक। गेहूं संयुक्त, अब गेहूं कहाँ होता है, गेहूं होते कहाँ है, गेहूं
गेहूं का जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। अमेरिका के ये पड़ोसी देश है कनाडा, यहाँ पर अच्छी तरीके से फसलें उगाई जाती है गेहूं की। अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, भारत में भी गेहूं की अच्छी फसलें उगाई जाती है। गेहूं का सर्वाधिक उपयोग, इस्तेमाल और इसका उत्पादन भी ये होता है। आदि में उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, उगाई जाती है। और उसके बाद में भारत में शीत ऋतु में उगाई जाती है। मैंने बोला ना भारत में यह शीत ऋतु में उगाई जाती है, तो ये भी लिख लें। सर्दियों में यानी दीपावली, होली के बाद में, यानी कि दीपावली के बाद में लगाते हैं और होली के आसपास इसको काट लेते हैं। ठीक है, गर्मी जब धूप निकलने लगती है तो इसको काट लेते हैं। तो भारत में गेहूं कब लगाए जाते हैं? भारत में गेहूं शीत ऋतु में लगाए जाते हैं, और सर्दियों का खत्म होना और जब गर्मियां आती है तो उस टाइम इसको काट लेते हैं और आगे वाली फसलें जैसे मूंगफली और वगैरह है वो लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये जो सिलेबस है इस पार्ट में जो भी सिलेबस रहा था वो हमने पूरा कर लिया है। इसकी आगे वाली फसलें हैं वो नहीं है। गेहूं तक लास्ट हमें इतना ही पढ़ना था। हमें बस 2 प्रकार की फसलें पढ़नी थी, वो हमने पढ़ ली। चावल हमने पढ़ लिया और गेहूं ये हमने पढ़ लिया। तो ये नोट कर लें, ये पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।